हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकबर से लेके औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य। देखिए, हम बारी बारी सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर का कैसे विस्तार हुआ। अब तक हमने जो है बाबर के, हुमायूं के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन कहते हैं बाबर और जो है हुमायूं के समय जो है अकबर का संतुलन जो थी वो सिर्फ व्यवस्थित हो रही थी, पूरे तरह से राज्य करने योग्य नहीं हुआ था। क्योंकि आपने देखा था कि शेरशाह सूरी ने जो है अकबर को जो है पिता हुमायूं को हराकर जो है शासन पे फिर से नियंत्रण कर लिया था। लेकिन अकबर के टाइम ये सुचारू रूप से चला। कहते हैं अकबर जो था उस समय सिर्फ 13 वर्ष की आयु का था जब उसकी पिता की मृत्यु हो गई और सारा भागदौड़ जो है उसके कंधों पर आ गया। कहते हैं इतने कम उम्र में जो है खुद को संभालना बहुत बड़ी बात होती है और अकबर ने बेखूबी इस बातों को जो है निभाया और जाना। तभी देखते हैं कि यहाँ अकबर ने काफ़ी समय तक जो है अपना शासन जो है चलाता रहा। कहते 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, तो कहा जा सकता है कि 50 वर्ष तक जो है बहुत काफ़ी अच्छी राजनीतिक चलाई, जो कि बहुत बड़ा इतिहास में इसका समय अवधि देखी जा सकती है। तो यही बात यहाँ अकबर को भी निर्धारित करती है। अकबर कहते हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का ही था जब उसके पिता की मृत्यु हुई। अकबर पंजाब में कलानौर में था, इसलिए 1556 में उसका राज्याभिषेक जो कलानौर में ही हुआ। क्योंकि कलानौर में था इसलिए उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य अभिषेक जो था 13 वर्ष की उम्र में ही किया गया। उसके शिक्षक और हुमायूं के प्रिय विश्वासपात जो है बैरम खान थे। आपको पता होगा कि हुमायूं, ठीक है, उस हुमायूं के जो प्रिय और विश्वास पात्र बैरम खान, जो कि देखा जाए तो अकबर का शिक्षक भी था, ठीक है। और कहते हैं 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य के दरबारी प्रशासक की तरह काम भी किया। यानी यहाँ पर बैरम खान ने बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना योगदान दिया। कहते हैं 4 साल ही लेकिन शासन किया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो है उसने मुगल साम्राज्य को जो है स्थगित किया और जो है काफ़ी जो है नियंत्रित किया। उसने खाने खाना की उपाधि प्राप्त करके राज्य में वकील का पद भी हासिल कर लिया था। उसकी दरबारी प्रशासन की अवधि के दौरान उसकी प्रमुख सफलताओं में एक थी। और 1556 में जो है पानीपत के दूसरे युद्ध में हुमायूं और अफगानी सेनाओं को हार जो कि मुगल साम्राज्य के लिए बहुत गंभीर खतरा बनी हुई थी। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हुमायूं और अफगानी सेनाओं को हरा के जो है खाना खान यानी बैरम खान ने ये साबित कर दिया कि बहुत ही ये प्रिय मित्र भी हो सकता है और विश्वास पात्र भी हो सकता है। अब बात हम यहाँ करें बैरम खान, क्योंकि बैरम खान इतना इम्पोर्टेंट था। बेसिकली 4 वर्ष के लिए जो है मुगल साम्राज्य से जुड़ा था, लेकिन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसके लिए, तो इसके बारे में जानना भी हमारे लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं बैरम खान मुगल साम्राज्य के सभी मामलों में 4 वर्ष तक सबसे ऊंचे स्थान पर रहा और इस अवधि के जो है बैरम खान की दरबारी प्रशासन काल के रूप में जाना भी जाता है। और इस कालखंड में उसने अपने प्रिय कुलीनों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त भी किया और बैरम खान बहुत ही शक्तिशाली दरबारी प्रशासक के रूप में उभर के सामने आया। वो बहुत ही घमंडी बन गया, अभिजातों का एक वर्ग उसका विरोधी भी हो गया था। उन्होंने अकबर को भी अपनी बातों से प्रभावित कर दिया था और इस समय तक अकबर भी सब कुछ अपने पूरे नियंत्रण में लेना चाहता था। उसने बैरम खान को हटा दिया और बैरम खान के प्रतिरोध किया, परंतु हार गया। अकबर ने उसे माफ़ कर दिया और सेनावृत्त होने का जो अनुरोध भी किया। उसने हज के लिए मक्का जाने का फैसला किया और अहमदाबाद के पास अफगानी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। जब उसकी हत्या हो गई तो कहते हैं उसके पश्चात अहमदाबाद के पास जो उसकी हत्या हुई, उसके बाद उसका बेटा बाद में अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रभावशाली दरबारी बना और अब्दुल रहीम खान एक खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी अब्दुल रहीम खाने खां, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम से इसको जो है विख्यात किया गया। उसके पश्चात हम देखें अपनी आरंभिक समस्याओं को हल करने और राज्य पर अपना पूरा नियंत्रित स्थापित करने के बाद अकबर ने विस्तार की नीति को अपनाया
और उस समय देशों में फैली कुछ मुख्य राजनीतिक शक्तियां थी। तो उसी के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं राजपूत जो पूरे देश में स्वतंत्र सूबेदारों और राजाओं के रूप में फैले हुए थे और मुख्य रूप से राजस्थान में केंद्रित थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके पश्चात दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि अफगानियों ने जो है मुख्यतः गुजरात, बिहार, बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर रखा था। खानादेश और अहमदनगर जो है बीजापुर, गोलकुंडा और दक्षिण भारत के कुछ अन्य साम्राज्य और दक्कन बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। कहते हैं काबुल और कंधार पर यद्यपि मुगल गुटों का शासन था, पर वो अकबर से दुश्मनी नहीं रखते थे, जो कि काफ़ी ज़रूरी था और काफ़ी संगठित करने के लिए अकबर के लिए इम्पोर्टेंट भी था। अकबर ने बहुत ही व्यवस्थित नीति से साम्राज्य को फैलाने का काम शुरू कर दिया। बैरम खान को बर्खास्त करने के बाद अकबर का पहला कदम था अपने अभिजात वर्ग से संघर्ष समाप्त करना। इसके नियंत्रण के लिए उसने अत्यंत कूटनीति जो है कौशल और संगठनात्मक जो है योग्यताओं का प्रदर्शन किया। अपनी विस्तार की नीति की शुरुआत उसने मध्य भारत से की, जो 1559 से 60 में अकबर ने किया था। अपने पहले अभियान दल को मालवा की तरफ बढ़ने से पूर्व ही ग्वालियर को जीतने के लिए उसने भेज दिया था। और मध्य भारत में मलबा पर उस समय बाज बहादुर का शासन हुआ करता था और इसके विरुद्ध लड़ाई के अभियान पर अकबर ने आदम खान को तैनात कर दिया था और बजाय बहादुर हार गया और ब्रह्मपुर की तरफ ही भाग गया। गोंडवाना और दलमपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती द्वारा शासित मध्य भारत का स्वतंत्र प्रदेश था, जिसे जीतने के बाद अकबर ने 1564 में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो कहते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट था जिसको उसने जो है अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया क्षेत्र। उसके पश्चात अकबर ने राजस्थान की तरफ अपना रुख किया। यानी ऐसा लगता है कि अकबर को राजपूत राजबारों के महत्व की पूरी जानकारी थी और वह अपने राज्य के बड़े क्षेत्र में विस्तार करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता था। जहाँ भी संभव हुआ उसने राजपूतों को जीतने का प्रयास किया और उन्हें मुगल सेवा में नियुक्त भी किया। उसने ब्रह्मल जैसे राजपूत राजा और परिवार के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। अजमेर यानी अंबर का राजा भरमल अकबर के साथ ऐसे संबंध जोड़ने वाला पहला राजा था। मेरवता और जोधपुर जैसे राजपूत साम्राज्य पर भी उसने बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली थी, परंतु मेवाड़ा शासक महाराणा प्रताप अभी भी मुगलों के लिए गंभीर चुनौती बन के खड़े हो रखे थे और उन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले थे। बहुत लंबे संघर्ष और चित्तौड़ के किलों की घेराबंदी के बाद अकबर ने मेवाड़ा को सेनाओं पर जीत हासिल करने में कामयाबी प्राप्त कर लिया था। बहुत बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक की युद्ध में मृत्यु हो गई, परंतु अभी भी उसे पूरी तरह हराया नहीं जा सका था और कुछ न कुछ प्रतिरोध लंबे समय तक मेवाड़ा की ओर से किया जा रहा था। चित्तौड़ को हराने के बाद ही रणथंभौर को जो है कलिंजर को जीता जा सकता था। मरवाड़ा, बीकानेर और असलमेर में भी अकबर ने सामने हार मान लिया था और 1570 तक अकबर ने लगभग पूरे राजस्थान को जीत लिया था। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि पूरे राजस्थान को अपने अधीन करने के बावजूद राजपूतों और मुगलों में कोई शत्रुता नहीं थी। इस सब कारणों से के संबंध में हम जो है अगले पाठ में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मित्रता किस प्रकार की थी। अकबर को इन्हीं क्षेत्र को जीत के उसको जो है संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, वो पूरे भारत पे अपना अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने अफगान में गुजरात, बिहार और बंगाल पर जो है अपना प्रभुता स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश किया। अफगानियों के खिलाफ जंग अकबर ने 1572 में शुरू कर दी थी। वहाँ के जो है राजकुमारों में से एक राजकुमार जो है इतिमाद खान ने अकबर को आमंत्रित किया था कि वह वहाँ आकर इसे जीत ले। अकबर खुद अहमदाबाद पहुंचा और किसी विशेष विरोध के बगैर ही अकबर ने नगर को जीत लिया। सूरत ने जो है मजबूत किलाबंदी करके कुछ विरोधी जताया, परंतु उस पर भी अकबर ने जीत हासिल बखूबी कर ली। बहुत छोटी सी अवधि के दौरान अकबर ने गुजरात के अधिकांश राजवाड़ों पर कब्जा कर लिया और अकबर ने गुजरात को एक संगठित करके उसे एक प्रदेश बना दिया और इसे मिर्जा अजीज कोका को शासन के अधीन करके खुद राजधानी वापस आ गया।
वो 6 महीने की अवधि में अनेक बागी गुटों से एकता कर ली और मिलकर मुगल शासन के विरोध विद्रोह कर दिया और मुगल सूबेदारों को भी कई प्रदेश क्षेत्रों को अपना कब्जा छोड़ना भी पड़ा। बागियों के नेताओं थे और इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा। अकबर ने आगरा में विद्रोह की खबर सुनी तो वह अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। अकबर बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और 10 दिन के अंदर अहमदाबाद पहुंच गया। बादशाह ने बहुत ही जल्दी विद्रोह को कुचल दिया, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी थी। गुजरात के अभियान के बाद बंगाल और बिहार की तरफ रुख किया गया, जो अफगानियों के नियंत्रण में थे। 1574 में अकबर ने मुनीम खाना खां के साथ बिहार की तरफ बढ़ा और बहुत कम समय में ही हाजीपुर और पटना जीत लिए गए और गौर बंगाल की ओर जीत लिया गया। इसके साथ ही 1576 तक बंगाल में स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया था और 1592 तक मुगल मनसबदार राजा मान सिंह ने लगभग पूरे उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट समय काल था। 1581 में मुगल साम्राज्य कुछ क्षेत्रों में सिलसिलेवार में लड़ाई शुरू हो गई थी और बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर पश्चिम असंतोष के मुख्य केंद्र थे और इस समस्या को मूल रूप थे अफगानी, जिन्हें मुगलों से हर जगह से बाहर निकाल दिया था। इसके अतिरिक्त जागीरों के कठोर प्रशासन के अकबर की नीति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। एक नई नीति अपनाई गई जिसके तहत जागीरदारों को अपनी जागीरों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इससे असंतोष पैदा हो गया और जागीरदार विरोध में खड़े हो गए। मासूम खान काबुली सैन बेग और मिर्ज़ा शरफुद्दीन और अरब बहादुर बागियों के मुख्य नेता थे। वहाँ तैनाती शाही अधिकारियों ने इस बगावत को दबाने की हर संभव कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिल सका। अकबर ने तत्काल राजा टोडरमल और शेख फरीद बख्श के अधीन एक बड़ी फौज देकर उन्हें वहाँ भेजा। कुछ समय के बाद अजीज कोका और शहबाज खान को भी टोडरमल की सहायता के लिए भेज दिया गया और बागियों ने अकबर के भाई काजिम हकीम मिर्ज़ा को, जो उस वक्त काबुल में था, अपना राजा घोषित कर दिया। परंतु शीघ्र ही मुगल सेनाओं ने बिहार, बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को बहुत ही सफलतापूर्वक दबा दिया। तो इस प्रकार इस क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उसके पश्चात है पंजाब और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जीत हासिल करना। कहते हैं पंजाब में मिर्ज़ा हकीम अकबर के लिए समस्या खड़ी कर रहा था और उसने लाहौर पर हमला कर दिया। हकीम मिर्ज़ा को उम्मीद थी कि वो बहुत से मुगल अफसर उसका साथ देंगे, परंतु किसी बड़े समूह ने उसका साथ नहीं दिया। अकबर ने खुद लाहौर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। हालांकि मिर्ज़ा तुरंत पीछे हट गया और अकबर ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता रही उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्थित करना। उसके बाद उसने काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया और उस प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली। काबुल का कार्यभार उसने अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम को सौंप दिया। बाद में राजा मान सिंह को वहां का सूबेदार तैनात किया गया और उसे जागीर के रूप में से दे दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो अन्य गतिविधि विकसित हुई वह भी रोशन नाई की बगावत, जिसे काबुल और हिंदुस्तान के बीच का मार्ग पर कब्जा कर लिया था। रोशन नाई एक सैनिक सिपाही द्वारा स्थापित संप्रदाय था जिसे उस प्रदेश में पीर सेनाई कहते थे। उसका पुत्र उस पथ का सरदार था जिसके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हुआ करते थे। अकबर ने रोशन नाई को दबाने और वहां मुगलों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत बलशाली फौज का सेनापति बनाकर जनरल खान को वहां भेजा। जनरल खान की मदद करने के लिए सईद खान और गखर और राजा बीरबल को भी अलग अलग सैनिक टुकड़ों को साथ वहां भेजा गया। एक सैनिक कार्रवाई के दौरान अपने अधिकारी सेना के साथ बीरबल मारा गया। उसे बगावत को दबाने के लिए राजा टोडरमल और राजा मान सिंह को नियुक्त किया गया और वे दोनों रोशन नाई के हराने में कामयाब रहे। तो यहाँ पर बीरबल को खोना अकबर के लिए सबसे बड़ी आघात थी, क्योंकि इस बीरबल के कारण ही इसने कई क्षेत्रों को जीतने में अकबर को सहायता भी किया था। लंबे समय तक अकबर कश्मीर को जीतने के लिए उस पर आंखें अड़ाई रहा और 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य में शामिल कर भी लिया गया। कहते सिंध में उत्तर पश्चिम में
अभी भी कुछ जो है रियासी क्षेत्र स्वतंत्र थे और 1590 में अकबर ने खाने खां को जो है मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसे जो बलोचियों को हराने के लिए कहा, जो उस क्षेत्र को एक जनजाति थी, और उस पूरे प्रदेशी क्षेत्र को जीतने का आग्रह किया। सबसे पहले जो है ठट्टा पर अधिकार किया गया और जो है मुल्तान के सूबों में उसे जो है सरकार के रूप में स्थापित भी किया गया। आसपास के क्षेत्रों में बलूचों के साथ झड़प होती रही। अंत में वर्ष 1595 में पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर मुगलों की जो है संपूर्ण जो है स्वराज्यता स्थापित कर दी गई। उसके पश्चात था दक्कन क्षेत्र पर जो है अकबर का पुण्य अधिकार। कहते हैं 1590 के पश्चात दक्कन के प्रदेशों को मुगलों के नियंत्रण के अधीन लाने के लिए दक्कन नीति को जो है साकार रूप दिया गया। इस अवधि के दौरान दक्कन के प्रदेशों में आंतरिक तनाव और निरंतर युद्ध चलते रहे और 1591 में जब अकबर ने दक्कन प्रदेशों को उपहार भेजकर यह संदेश भिजवाया कि वह मुगलों के जो है प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले, परंतु इसमें उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अब अकबर ने आक्रमण की नीति अपनाने का निर्णय किया और पहला अभियान उसने अहमदनगर के लिए कूच किया, जिसके सेना नायक थे राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खान। 1595 मुगल सेनाओं को जो है अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया गया और उसके शासकी चंदा बीबी ने मुगलों का मुकाबला करने का फैसला स्वयं ही किया और उसने सहायता के लिए बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह और गोलकुंडा को जो है कातुल शाह को संपर्क किया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ भारी नुकसान होने के बाद एक समझौता किया गया, जिसके तहत चांदी बीबी के बरार मुगलों के हवाले कर दिया। कुछ समय के बाद चंदा बीबी ने बरार को वापस लेने के लिए फिर से हमला कर दिया और इस वक्त जो है निजामशाही, कुतुब शाही और आदिल शाही टुकड़ियों ने मिलकर मोर्चा संभालने का निर्णय भी किया। मुगलों को भारी नुकसान हुआ और इसके बावजूद वो अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब भी रहे और इस बीच मुराद और खाना खां में आपस में गंभीर मतभेद पैदा होने से मुगलों का ताकत घटने लगा। इसलिए अकबर ने खाना खां को वापस बुला लिया और दक्कन में जो है अबुल फजल को नियुक्त कर दिया और 1598 में राजकुमार मुराद की मृत्यु के बाद राजकुमार दयानीलाल और खाना खां को दक्कन भेजा गया। अहमदनगर जीत लिया गया और जल्द ही मुगलों ने जो है असीरागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। बाजीपुर के अलीदह शाह ने भी मित्रता दर्शाई और राजकुमार दयानाल ने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव भेजा। इसी बीच चंद बीबी का भी देहांत हो गया। अब दक्कन में मुगलों के प्रदेश में असीरागढ़ और बुरहानपुर और अहमदनगर और बरार शामिल हो चुका था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। प्रदेशी विस्तार के साथ साथ अकबर ने सेना नायक के जो है मुगल अभिजातों में मिलाने की नीति को भी शुरू कर दी और इस नीति ने मुगल साम्राज्य को बहुत काफ़ी फायदा पहुंचाया। मुगल शासक अपनी नई जीतों के लिए सेना नायकों को और उनकी सेनाओं की सहायता हासिल करने में कामयाब भी हो गए और मुगल अभिजातों की भूमिका इतने बड़े साम्राज्य को शासन कार्य को चलाने के लिए भी मदद के रूप में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त उसके साथ शांतिपूर्ण संबंध को वजह से जो है साम्राज्य में शांति भी सुनिश्चित हुई। सेना नायकों को भी इस नीति से बहुत काफ़ी फायदा हुआ। अब वह अपने अपने क्षेत्र को अपने पास रखकर अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जागीर और मानसब भी दिए गए। इस प्रशासनिक उपायों के संबंध में हम आगे जो है पढ़ेंगे, जिसको आगे चर्चा करेंगे। अगर आप देखते रहोगे तो आपको उस पाठ का भी वीडियो आपको प्राप्त अवश्य होगा। उन्हें जागीर में जो प्रदेश दिए जाते थे वो अक्सर उनके अपने साम्राज्य से बड़े होते थे। इससे उन्हें दुश्मनों और बागियों से भी सुरक्षा प्राप्त हुई। कई मानसबदारों का वतन जागीर के रूप में उन्हें अपना प्रादेशिक क्षेत्र भी दे दिया गया, जो वंशागत था और उसे किसी को जो है हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता था। अकबर के अधीन हुए प्रादेशिक विस्तार ने मुगल साम्राज्य को निश्चित आकार दे दिया और प्रादेशिक विस्तार के बात करें तो अकबर के बाद बहुत कम प्रदेश साम्राज्य में शामिल हो सके थे। शाहजहां और औरंगजेब के काल में दक्कन और उत्तर पूर्व भारत के कुछ ही प्रदेश साम्राज्य में शामिल जरूर हुए थे, लेकिन देखा जाए तो अकबर ने जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नीति का अनुसरण किया और कहते हैं 50 साल तक जो है राज्य किया। कहते हैं 50 साल कम अवधि नहीं होती है, जो कि ये मैप में भी दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं मैप क्या है।
1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो है उसकी साम्राज्य नहीं बढ़ा। लेकिन उसके समय अवधि में देख सकते हो कि भारत के हर क्षेत्र में जो है इसने अपना दबदबा हासिल किया और हर क्षेत्र में जो है अपना अधिकार स्थापित किया। चाहे वो ठकट्टा हो, मुल्तान हो, दिल्ली हो, ठीक है, चाहे मुल्तान हो, अजमेर हो, मलवा हो, अहमदाबाद हो, गुजरात हो, हर क्षेत्र में आप देख सकते हो, कश्मीरी हो, काबिल हो, कंधार हो, हर क्षेत्र में अपना जो है इसने दबदबा हासिल किया। यहाँ तक कि बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, हर क्षेत्र में, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं कर सका, वो क्षेत्र थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे क्षेत्र में जो है अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, विदल है, पीलीनगर है। उस क्षेत्रों में जो है अकबर ने अपना शासन स्थापित नहीं कर सका, लेकिन कहते हैं इस समय दौरान उसने काफ़ी क्षेत्रों को जीता। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर के अधीन बहुत काफ़ी हुआ और बहुत काफ़ी ज़रूरी भी था, समझ के लिए भी, आपके लिए बहुत कुछ था इसमें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। इसी तरह जो है दूसरे बच्चों से वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जो है सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में।